हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे अरिहंत की सी टेट का प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें हम इसका पार्ट 1 करेंगे क्वेश्चन 1 से लेकर 75 तक। इससे पहले इसका प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो चुका है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पार्ट फर्स्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो उसका क्वेश्चन फर्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है कि मार्गदर्शक जो सिद्धांत है उसमें क्या चीज़ है। तो उसमें है कि जो नॉलेज है उसे स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ऑप्शन 3। प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती है, क्योंकि मतलब हम केवल ऑब्जर्व करके प्रतिभावान बच्चे को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अवलोकन जो है वो वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, क्योंकि सभी के लिए सेम नहीं हो सकता। व्यक्तिनिष्ठ भी नहीं है कि इंडिविजुअल हो, और सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है। हर कोई ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक टाइप से नहीं कर सकता। तो आंसर आएगा 4th, उपयुक्त सभी। वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप बालक सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उनके साथ अनुकूलन करता है, तो उसे कहते हैं हम सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। ऑप्शन 2। जब कोई बालक अपना स्वयं मूल्यांकन करने के साथ साथ सहपाठियों के मूल्यांकन हेतु भी सहभागिता करता है, तो इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहलाता है कि वो अपना तो इवोल्यूशन कर ही रहा है, उसके साथ साथ अपने क्लासमेट का भी इवोल्यूशन कर रहा है। तो इसको बोला जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट है, लक्ष्मी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है कि उन्होंने वहां पर क्या क्या किया। तो इसको क्या बोलेंगे? सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट है, प्रीद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो ये अवस्था होती है बाल्यावस्था। इसमें बच्चे परिवार के साथ साथ समवयस्क को मतलब अपने साथ के लोगों और विद्यालय का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है इनमें से जो नहीं होगी? कल्पना की बहुलता भी है, संवेगों का आधिक्य भी है, संचय की प्रवृत्ति भी है। लेकिन जो मानसिक विकास है वो किसकी विशेषता है? वो बाल्यावस्था की, ना कि किशोरावस्था की। निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण है? तो इंडिविजुअल जो क्रियात्मक परीक्षण है वो इनमें से कौन सा होगा? तो वो है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। नेक्स्ट है, अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, जो मैच नहीं है वो बताना है। अन्वेषण का सिद्धांत जेरोम एस ब्रोनर, ये बिल्कुल ठीक है। शाब्दिक अधिगम मतलब प्राप्त अधिगम का सिद्धांत आसुबेल, ये भी ठीक है। प्राकृतिक दशा या क्षेत्र का सिद्धांत लेविन, ये भी ठीक है। लेकिन जो अनुकरण सिद्धांत है वो हल्का नहीं है, वो किसका है? मार्क्स वैक्सलर का। तो ऑप्शन 4 ही हो जाएगा हमारा आंसर। जो निर्देशन एक व्यक्ति को उसकी व्यावसायिक तथा जीविका में उन्नति संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं को उसके जीविका संबंधी अवसरों के संबंध में ध्यान रखते हुए किया जाता है, तो उसको बोला जाएगा व्यावसायिक निर्देशन। जटिल या फिर समस्यात्मक बालकों के लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो उनकी जो संरचना है, शारीरिक संरचना, वो एक अलग टाइप की होती है। विद्यालय में सभी नहीं खेल पाते, चाहे उनकी रुचि खेल की तरफ क्यों ना हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी विद्यालयों में खेल के मैदान का अभाव है। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए किसको? मेनली पिछड़े बालकों को। किसने कहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क में आने से प्रारंभ होती है और आजीवन लाइफ टाइम चलती रहती है? ये कहा है सॉरे तथा टेलफोर्ड ने। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। मौलिकता का गुण पाया जाता है, मौलिकता का गुण पाया जाता है सृजनशील बालकों में, क्रिएटिव बच्चों में। अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तक का कौन सा युग्म असंगत है, कि मीन्स कौन सा मैच नहीं है, ये बताना है। सूचना प्रसारण सिद्धांत बिल्कुल ठीक है, ये कॉल रॉजर्स का है। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, ये जो है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत ये कॉलर का नहीं है, ये किसका था? वॉटसन का। तो सेकंड तो हमारा अनमैच्ड हो जाएगा। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, ये ठीक है कि ये किसका था?
पावलोव का। और क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ये भी ठीक है, स्किनर का। और जो कॉलर का है वो कौन सा सिद्धांत है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए क्या आवश्यक है? तो उन्हें परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? तो पियाजे के अनुसार जो ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, उनका जो विकास है वो संवेदनात्मक स्थिति, जो फर्स्ट वाली स्टेज होती है, उसमें होता है। नेक्स्ट है, मानव संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार ज्ञान जो है वो क्या है? वो केवल व्यक्ति में भी होता है और समाज में भी होता है, दोनों में ही आएगा। ऑप्शन 3। समावेशी शिक्षा समर्थन करती है किसका? असमर्थ बालकों को समर्थ बालकों के साथ समान अधिकार देने का। अपनी कक्षा में एक बालक नए और अधिक साहचर्यों के निर्माण में निहित रहता है। शिक्षक होने की दृष्टि से आप उसे किस श्रेणी में रखेंगे? तो वो ज़्यादा नए नए वर्क करता है तो उसे रखेंगे क्रिएटिव, सृजनात्मक। पूर्व बाल्यावस्था में बालक में जिन सामाजिक विशेषताओं का आविर्भाव और विकास होता है उनमें से कौन सा प्रमुख नहीं है? तो अनुकरण भी प्रमुख है, स्पर्धा भी और खेल भी। लेकिन जो परिपक्वता, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था है तो उसमें वो मैच्योरिटी नहीं होगी। किसी छात्र के भावी जीवन की सफलता, प्रसन्नता और कुशलता काफी हद तक समस्या समाधान पर निर्भर करती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र को समस्या का समाधान कराते समय ध्यान रखे समस्या के महत्व का, कि समस्या किस टाइप की है। अपने विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आप क्या करेंगे? कक्षा में ही कार्य करने के लिए कहेंगे तथा उसका परीक्षण करेंगे। शिक्षा की क्रियाशीलता के सिद्धांत का अर्थ क्या है? शिक्षा की क्रियाशीलता सिद्धांत का अर्थ है कि जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका क्या है? तो मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका परिचर्चाओं का आयोजन भी है, भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन भी है और अंताक्षरी का आयोजन भी है। जिसमें भी ओरली कोई चीज़ यूज हो रही हो तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उद्देश्य क्या है? जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस, उनका उद्देश्य है कि छात्रों की कुशलता और ज्ञानोपार्जन की जांच, मतलब उन्होंने कितना ज्ञान अर्जित किया है इसकी जांच करना, कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन इजीली पूछे जा सकते हैं। गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का प्रकार है, तो इसमें भाषाई बुद्धि भी आएगी, स्थानिक बुद्धि भी आएगी, अस्तित्ववादी बुद्धि भी आएगी, ये सभी। मीरा ने अपनी कक्षा में एक छात्र से पूछा कि 5 में 2 से गुणा करने पर क्या आएगा? तो छात्रा अपने स्थान पर खड़ी होकर चिंतन करने लगती है तथा मीरा को उत्तर बताती है। तो प्रश्न का उत्तर बताते समय छात्रा किस प्रकार का चिंतन कर रही थी? तो वो 5 into 2 सोच रही थी, तो ये कौन सा चिंतन हो जाएगा? अभिसारी चिंतन। नेक्स्ट है हिंदी का, इसमें यहाँ पर ये पोयम दी गई है। नेक्स्ट हमें बताना है कि मुस्कान किससे भरी हुई है। तो इसमें दिया गया है कि नदियों में है मुस्कान भरी, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाएगा मुस्कान किस में भरी हुई है? तो हो जाएगा हमारा नदियों में। नेक्स्ट है दौलत कहाँ बिखरी हुई है? तो दौलत कहाँ बिखरी हुई है नेक्स्ट वाले इसमें देखते हैं पैराग्राफ में। तो यहाँ पर सेकंड लाइन में है खेतों में है दौलत बिखरी, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 खेतों में। नेक्स्ट है विष पीकर कौन मुस्कुराती है? तो विष पीकर कौन मुस्कुराती है, इसका इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि पढ़ती मैं भारत माता हूँ, सुधा दान कर औरों को, मैं विष पीकर मुस्कुराती हूँ। तो विष पीकर कौन मुस्कुराती है, ये आ जाएगा भारत माता। अनगढ़ पत्थर को काट काट कर क्या बनाया गया? तो अनगढ़ पत्थर को काट काट कर यहाँ पर इसमें क्या बनाया गया है? सजीव मूर्तियां। निम्नलिखित में से अविरल का अर्थ क्या है? अविरल का अर्थ है निरंतर बहते रहना। चांद तारों सी सहज कांति में अलंकार कौन सा है? जो चांद तारों सी, जब भी यहाँ पर हमारा सी आ जाता है कि हम किसी चीज की तुलना कर रहे हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? हमेशा उपमा अलंकार। नेक्स्ट है हमारा गद्यांश कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड दिया गया है और इसमें क्वेश्चन है इंटरनेट से संभावित होने वाले किस कार्य की चर्चा इस गद्यांश में नहीं की गई है? तो अश्लील साइटों को देखना भी इसमें बताया गया है, सूचनाओं को चुराना और साइबर अपराध।
लेकिन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का विकास, ये तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हमारा इसमें नहीं की गई है। फाइलों के नष्ट या संक्रमित होने का खतरा कब होता है? तो फाइलों के नष्ट या संक्रमित होने का खतरा इंटरनेट से जुड़ते समय होता है। मनुष्य की तरक्की में अहम भूमिका कौन निभाएगा? अब इनमें से बताना है कि इंटरनेट या इंटरनेट पर उपलब्ध ज्ञान का सागर, इंटरनेट का समुचित उपयोग। तो इसमें सही होगा इंटरनेट पर उपलब्ध ज्ञान का सागर और इस माध्यम का सही ढंग से उपयोग करना। इंटरनेट क्या है? एक जिन्न है, माध्यम है, सूचना प्रौद्योगिकी है या सूचना। तो ये आ जाएगा एक माध्यम जिसके द्वारा व्यक्ति सूचनाओं को साझा कर सकता है और व्यापार व वाणिज्य में उसका यूज कर सकता है। इंटरनेट के जरिए किस संभव कार्य की चर्चा प्रस्तुत गद्यांश में नहीं की गई है? तो इसमें पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन के बारे में भी बताया गया, वकीलों से कानूनी सलाह लेना, शैक्षणिक पाठ्यक्रम का संचालन करना, लेकिन खेलों का सीधा प्रसारण ये नहीं बताया गया है। हर मर्ज की दवा, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका होगा इसके जरिए ही हर प्रकार का कार्य संभव है। प्रशासनिक की तरह किस विशेषण शब्द का प्रयोग प्रस्तुत गद्यांश में नहीं किया गया है? तो हमें उसमें देखना होगा कि कौन सा विशेषण नहीं है। तो इसमें राजनीतिक का यूज नहीं हुआ है। अनावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये कौन से इसमें हो जाएगा? अन प्लस आवश्यक। तो ए प्लस आ मिलकर यहाँ पर आ हो रहा है, तो ये हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इंटरनेट से हानि संभव है, बिल्कुल ठीक है। इंटरनेट से एक नहीं अनेकों लाभ संभव है, ये भी ठीक है। इंटरनेट का असावधानी के प्रयोग से भी हानिकारक नहीं है, तो यही होगा हमारा गलत। अगर हम असावधानी से प्रयोग करेंगे तो वो हानिकारक होगा। हर प्रकार के लोगों के लिए लाभदायक है, ये भी ठीक है। तो असत्य पूछा था तो होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर आएगा भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, यही होगा यहाँ पर रॉन्ग। श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग का तर्काधार इस तथ्य पर आधारित है कि इसमें हमारी दोनों ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं, सुनने की भी और देखने की भी। वाचन या पठन एक जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। यह कथन है कैथरीन ओकानर का। नेक्स्ट है एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो बच्चों को सबसे कम महत्व किस बात पे देंगे कि बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के माध्यम के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरीके की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हुई हों, उनके माहौल से, और जिनमें भाषाएं की अलग अलग छटाएं हों। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें बताना कौन सा नहीं है। तो ये होगा हिंदी के व्याकरण नियमों को कंठस्थ करना, क्योंकि जिसमें भी कोई चीज़ याद या रटने वाली आएगी तो वहीं वो रॉन्ग हो जाएगा। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन। निम्नलिखित में से कौन से बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? तो ये आएगा बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखना। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा होगा? तो संवाद अदायकी भी अच्छा होगा, अपने अनुभवों का वर्णन भी, बातचीत करना भी सबसे कम प्रभावी होगा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। यदि प्राकृतिक कारणों से बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उसके माता पिता को सूचित करे तथा डॉक्टर से उचित चिकित्सा करवाने में उनकी मदद करे। यदि छात्र की कौन सी इंद्रिय में दोष है, वह ना भाषा सीख सकता है ना ही अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकता है, तो उसमें आएगा श्रवण, कि उसे सुनने में प्रॉब्लम है। डैश ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है, तो ये आएगा श्रवण कौशल। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन शिक्षण का उद्देश्य है? तो सुपाठ्य लेख लिखना ये भी होगा, सोचने व निरीक्षण करने के उपरांत भावों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करना ये भी होगा,
शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखना ये भी होगा। तो आंसर होगा फोर्थ, उपयुक्त सभी। भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिले। पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, तो आप क्या करेंगे? तो स्वयं ड़ वाले शब्दों को सहज भाव से उनके समक्ष प्रस्तुत करके उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। नेक्स्ट है ये इंग्लिश का, कि इसमें ये पैराग्राफ दिया गया है। वॉट डिड मैन्यूट लर्न फ्रॉम पोंटोमा? तो मैन्यूट ने पोंटोमा से क्या सीखा? तो इसमें यहाँ पर आएगा डैट टू बी ब्रेव वन नीड्स टू फेस हिज फेयर इन द टाइम्स ऑफ डेंजर, कि साहसी बनना और डेंजर के टाइम में अपने डर को किस टाइप से फेस करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, कि स्टोरी में क्या चीज़ इसमें फॉल्स है? तो इसमें है पोंटोमा केम आउट अनस्कैथ्ड फ्रॉम द फाइट विद द टाइगर, कि वो बिना टाइगर से लड़े ही वापस आ गई। हाउ डिड मैन्यूट्स ओल्ड स्पेयर, जो उसका भाला था, पॉसिबली स्पेयर होगा यहाँ पर भाला, पॉसिबली कम इन पोंटोमास पजेशन। तो यहाँ पर आएगा कि किस टाइप से उसने उसका पजेशन किया। तो पोंटोमा हैड यूज द स्पेयर टू अटैक द टाइगर, उसने अपने भाले का यूज जो है टाइगर को अटैक करने के लिए किया। इट रिमेन्ड विद हिम। और द फैक्ट दे वर लीविंग अ टाइगर स्किन देयर इन द फॉरेस्ट। वॉट इवेंट इन द स्टोरी डज दिस लाइन सिग्निफाई? तो ये किस चीज़ को बता रही है? ये बता रही है ये लाइन द डेथ ऑफ द टाइगर, कि वो उसके स्किन को वहीं पर छोड़ाए, मतलब टाइगर की डेथ हो गई थी। वॉट डिड मैन्यूट एंड पोंटोमा डू व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग? जब बारिश होनी शुरू हुई तो पोंटोमा और मैन्यूट ने क्या किया? दे लुक शेल्टर इन द डेंस फॉरेस्ट टिल द रेन स्टॉप। तो जब तक बारिश नहीं रुकी उन्होंने वहाँ पर रुकने के लिए जगह देखी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज या स्टोरी? सबसे जो अच्छा टाइटल है वो क्या हो सकता है इस स्टोरी के लिए? द साइलेंट ब्रेव मैन। यू कुड सी फॉर योर सेल्फ एट एनी टाइम ऑफ द डे just how brave he was. He would jump to the ground from amazing height. He would fight poisonous snakes. He would catch scorpions with the bare hands and could cut the palm of his own hand with a knife without even a flinch. What aspect of Manute's personality? ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैन्यूट की किस पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं? तो ये आएगा बोस्टफुलनेस मीन्स ब्रेव। इन द सेकेंड पैराग्राफ शेल्टर इज, तो जो शेल्टर वर्ड है वो कौन सा वर्ड होगा? तो ये होगा नाउन। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टेक ऑन। टेक ऑन का जो सेम मीनिंग है वो यहाँ पर बैठेगा फाइट करना, ऑप्शन 2। नेक्स्ट में भी ये व्हीकल्स के बारे में हमें पैराग्राफ दिया गया है। टू काइंड्स ऑफ propelling forces used by hybrid vehicles are। तो कौन कौन से टाइप के फोर्स यूज होते हैं हाइब्रिड व्हीकल्स में ये बताना है। तो इसमें आएगा यहाँ पर गैसोलीन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर। द डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड एंड कन्वेंशनल व्हीकल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हाइब्रिड यूज टू टाइप ऑफ प्रोपल्शन, हमने पढ़ लिया कि उसमें गैसोलीन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर यूज होता है, और कन्वेंशनल में केवल एक ही यूज होता है। वाई डू HEVs यूज टू टाइप्स ऑफ प्रोपल्सन्स? वो टू टाइप के हाइब्रिड वाले जो हैं वो टू टाइप्स के क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि गैसोलीन जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। रीजेनरेटिव मोस्ट क्लोजली मीन्स, रीजेनरेटिव का जो मीनिंग है वो क्या होगा? रीस्टोरेटिव। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एट्रिकुलेट्स हाउ द ऑथर रिगार्ड्स द टॉपिक? तो इसमें आएगा सिंस हाइब्रिड व्हीकल्स आर यूज लेस गैसोलीन एंड पुट फियर इमिशंस इन द एटमॉस्फेयर दे आर बेटर फॉर द एनवायरनमेंट। कि हाइब्रिड व्हीकल जो है वो कम गैसोलीन यूज़ करते हैं और कम ही वो जो गैसेज हैं वो कम छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, इसीलिए वो एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा बेटर हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। वर्ड जो है वो कन्वेंशनल वो कैसा वर्ड है? वो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव, ऑप्शन फर्स्ट।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।